जी मैडम, 4 साल से हूँ मुंबई में। वैसे कहाँ से हो? पोखरा, नेपाल। और 4 साल से मुंबई में क्या कर रहे थे? जी घर का काम। इससे पहले चेंबूर में काम करता था। और वहाँ से क्यों छोड़ दिया? वो लोग विलायत चले गए। देखो, मुझे फुल टाइम नौकर चाहिए जो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करे और संडे को आधा दिन। और हाँ, मुझे प्रूफ चाहिए कि तुम ही हो, जैसे कि राशन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन तो करवानी ही होगी। होगा मैम, होगा। घर का काम, खाना पकाना, गाड़ी ड्राइवर, ऐसे कामों में जब लोग मालिक और नौकर के रिश्ते में बनते हैं तो चाहे दोनों जितनी भी सावधानी बरतें, थोड़ा बहुत अविश्वास और रिस्क तो रहता ही है, जो कि सिर्फ समय के साथ कम होता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ कुछ साल बिताते हैं, एक भरोसे और अपनेपन का माहौल बन जाता है और दोनों पार्टियां चैन की सांसें लेने लगती हैं। लेकिन गद्दारी का छुरा कभी भी इन सांसों को चीर सकता है। अगस्त 2011, जुहू, मुंबई। वो जल्दी चलो, फोन पे बात किए जा रही हूँ। चलो जल्दी, ये ले जल्दी डालो, दिखा जा शक्ल। कौन भी निकल। ओह गॉड, फिर ढोकला ना मम्मी, मारे न दिखावा। ना 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 माँ, वैसे भी लेट हो रहा है, क्यों ना शाम को आते वक्त हम बर्गर ले आए। मुझे तो कोई एतराज नहीं, तुम्हें है? नहीं है। लेकिन मुझे है। कल शाम को भी तुम दोनों ने पूरे पिज़्ज़ास खत्म किए हैं। एंड फास्ट फूड इज स्लो पॉइजनिंग, समझे? तो क्या हम पानी पीकर ही शाम को ट्यूशन जाएंगे? कितना नाटक। गुरु सिंह बना देगा तुम्हारे पसंद का खाना, लेकिन रिंकी तू तो चुपचाप ढोकला खा, समझी? चल जल्दी चलो, भागो भागो भागो, लेट हो रहे हैं। मैं दोपहर में शायद शॉपिंग के लिए चली जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों के लौटने से पहले लौट आऊंगी, ठीक है? ठीक है, चलो बैठ। रिंकी, इसको कैंटीन में से कुछ कचरा मत खाने देना। जयराम, लौटते हुए दूध वाले से 1 लीटर दूध लेके आना। आज तो वो 2 लीटर दूध देने वाला था ना? मैं उसे कल ही बोला था आज 2 लीटर देना, भूल गया होगा, मैं लाता हूँ। आज उसको याद दिला देना कि कल से 2 लीटर दे। जी मैम। बाय मम्मा। हाँ देवांग, बोलो। हाँ, बच्चे चले गए स्कूल? हाँ, 10 मिनट हो गए स्कूल जाके। अच्छा सुनो, मैं मंडे ट्यूसडे से पहले नहीं लौट पाऊंगा, 2-4 दिन और लग जाएंगे यहाँ पर। हाँ? हो सके तो काम जल्दी निपटा के वापस आ जाना। शशांक तुम्हें बहुत याद करता है। सिर्फ शशांक याद करता है मुझे? रिंकी भी थोड़ा बहुत मिस करती है तुम्हें। और वो तुम्हारे 2 वफादार, भोला सिंह और गुरु सिंह, वो तो तुम्हें दिन रात याद करते हैं। और कोई नहीं याद करता? वाह, सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा सुनो, अब ये रोमांस बंद करो, काम की बात सुनो। पहले तो शशांक का आईपॉड बिल्कुल लाना मत भूलना। और दूसरी बात, मैं 5000 रुपये विड्रॉ कर रही हूँ। रिंकी के लिए ड्रेस लेनी है। वो 12th रोड है ना, वहाँ के गणपति पंडाल में वो परफॉर्म करने वाली है। हाँ बस, अब तुम बोलो। क्या बोलूं? वही एज यूजुअल जवाब, यस यस यस। आपका हुक्म सर आंखों पर। तो अब मेरा फाइनल हुक्म सुनो, जल्दी आ जाओ। यहाँ पे अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी बहुत याद आती है। यस माय स्वीट हार्ट, अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाय बाय। गुरु भोला, आज फिर से लेट आए तुम दोनों। बस्ती में बहुत पानी भर गया था, कल रात भर बारिश हुई है। मैडम, अनाज कपड़ा बचाते बचाते टाइम निकल गया मैडम। अच्छा ठीक है, अब टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, तुम बच्चों का कमरा साफ कर लो और तुम घर के सारे पर्दे निकाल के नए डाल दो, बेडरूम में रखे हुए। चलो जल्दी करो। अच्छा जयराम, मैं होंडा सिटी लेके जा रही हूँ और मुझे आने में देर होगी, तो बच्चों को वैगनार में लेके आ जाना, ठीक है? जी मैम।
मम्मी को फोन करो ना। मैं इतनी देर से टाइम पास कर रही हूँ, क्या स्विच ऑफ है ना? चेहरा मेरा का सेल ट्राई करो ना, वो भी स्विच ऑफ है। दीदी वॉकिंग जाता ना, 4 o'clock को मेरा कार्टून में शुरू हो जाएगा, मैं मिस नहीं करना चाहता। प्लीज दीदी चलो ना। चलो चल के जा। अरे तुम लोग का यही है, मम्मी हमें लाना भूल गए क्या? स्ट्रेंज, ये तो बहुत अजीब बात हुई ना। चलो उफ, मम्मी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मेरा कार्टून जो शुरू हो गया होगा। चुप, मुझे डर लग रहा है। दीदी उर्मिला आंटी के घर से चाबी ले लेते। मम्मी घर पे नहीं होंगी, शॉपिंग के लिए गई होंगी। फिर दोनों कार्स नीचे कैसे है? ऑटो से गई होंगी ना। प्लीज दीदी टाइम वेस्ट मत करो, चलो ना चाबी ले लो। ठीक है चलो। उर्मिला आंटी जल्दी चलो, मेरा कार्टून शो। अभी खोलते हैं दरवाजा बेटा। मम्मा उनके हस्बैंड देवांग अब्रॉड रहते हैं, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो यूएस से सबसे पहले फ्लाइट पकड़ कर आ रहे हैं। सर पूरा घर लूटा गया है और तिजोरी को भी तोड़कर खोला है। बच्चों डरो मत, हिम्मत करो और मुझे बताओ कि घर में और कोई रहता था? हमारे 2 सर्वेंट्स, गुरु सिंह और भोला सिंह। साथ में रहते थे? नो अंकल, सुबह 8 o'clock को आते हैं और रात के 9 o'clock को चले जाते हैं। मोबाइल नंबर्स हैं उनके? है, लेकिन मेरे मम्मा के सेल में। जयराम भैया के पास भी उनके नंबर्स है। सर दिव्या और जयराम के फ़ोन स्विच ऑफ है, शायद खूनी फ़ोन भी ले गए होंगे। आप उन 2 नौकरों के बारे में कुछ जानती है? जी मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन शक्ल से पहाड़ी नेपाली लगते थे। पास के ही चॉल्स में रहते थे, कूपर हॉस्पिटल के पीछे। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। जी सर। साहब खोली तो मेरी है, लेकिन मैंने गुरु सिंह और भोला सिंह को किराए पर दिया था। चाबी कहाँ है? साहब चाबी तो बेकार है, जो ताला मैंने दिया था वो बदल दिया, उसने अपना खुद का नया ताला लगाया। कामड़े यही है दोनों? हाँ सर, 3 सालों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं सर। और 3 सालों से उसी घर में काम कर रहे हैं जिस घर में मर्डर हुआ और घर लूटा गया। भाड़े भी ठीक टाइम पर दे देते थे, कभी कोई लफड़ा नहीं करते थे सर गुरु सिंह और भोला सिंह दोनों के मोबाइल नंबर प्रीपेड हैं और दोनों ऑफ हैं। दिव्या और जयराम के फ़ोन भी ऑफ हैं। बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कहती है? कुछ कहने लायक नहीं है सर, एक ही वॉचमैन है, वो भी आधा टाइम लोग घर के काम करता है। मतलब अब तक के लिए हमारे लिए मुख्य आरोपी ये 2 नौकर ही है, गुरु सिंह और भोला सिंह। दोनों नेपाल से हैं सर। इसीलिए तो हमें इन्हें जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो ये मामला लंबा खींचेगा। करेक्ट है सर। जूस की एरिया के जितने भी रिक्शा और टैक्सी वाले हैं सबसे पूछताछ करो, किसी न किसी के तो गाड़ी में लूट का माल लेकर भागे होंगे। हो सर। इन्हें फ्लैश करो, यूपी और बिहार पुलिस से कहना कि बॉर्डर के शहरों में इन्हें फ्लैश करो। गोरखपुर और गया कि बीएसएफ से भी बात कर लो। बाय फ्लाइट तो ये लोग भागेंगे नहीं, बाय रोड ही भागने की कोशिश करेंगे। सर दोनों के मोबाइल नंबर मैंने सर्वेलेंस पे डाल दिए हैं। साथ में दिव्या और जयराम का भी मोबाइल सर्वेलेंस पे डाल दो। पूरे चांसेस है कि ये लोग इनका मोबाइल यूज करेंगे ही करेंगे। बस एक बार ये लोग इनका मोबाइल स्विच ऑन करें तो समझो हमारे हाथों में पहला सुराग लग गया।
दिन दहाड़े डबल मर्डर मुंबई के एक बहुत ही पॉश इलाके में। शक के दायरे में थे घर में काम करने वाले 2 नौकर जो उस घर में पूरे 3 साल काम कर चुके थे। इस खूंखार जुर्म ने सारे इलाके को ठंडे पसीने में भिगो दिया। मुंबई शहर भी सुन रह गया। 1 महीने में इस किस्म का यह तीसरा हत्याकांड था। पुलिस पर मैक्सिमम प्रेशर था कि खूनियों को कानून के हवाले किया जाए एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड बुक है सर, जो वो कहाँ से आए, उनका फ़ोन नंबर, फ़ोटो सब इसके अंदर है सर। ये बताइए। ये है सर, लीजिए। गुड। जी नहीं, भोला और गुरु हमारे पास किसी एजेंसी के थ्रू नहीं आए थे। फिर जयराम के थ्रू आए थे। जयराम पिछले 15 सालों से हमारे साथ काम कर रहा था। उसकी चॉइस पे हमें कोई डाउट नहीं था इंस्पेक्टर साहब। जयराम हमारे परिवार की तरह था, एकदम हमारा फैमिली मेंबर जैसे। आपने उन दोनों का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया था? कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसा क्यों? जी वो वेरिफिकेशन रह गई थी। सर ये टैक्सी वाला बोल रहा है मर्डर के दिन शाम को उसने 4 नेपाली आदमियों को जुहू से अंधेरी स्टेशन छोड़ा था। हाँ साहब, जिस दिन ये मर्डर हुआ था वहाँ से कुछ 10-20 मीटर दूर मैंने अपनी गाड़ी लगाई थी। सर इसने दोनों फोटो आइडेंटिफाई किए हैं। उन 4 में से 2 गुरु सिंह और भोला सिंह थे। अंदर स्टेशन ईस्ट वेस्ट। अरे वेस्ट में चलेगा कि नहीं? हाँ बैठो, मैंने कब मना किया? चल बैठो। चल 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 चल। उनके बीच कुछ तो बातें हुई होगी, कुछ याद है? कुछ कहा था उन्होंने? एकदम चुप थे साहब, चारों के चारों एकदम चुप थे। सर मैंने 35 एजेंसीज में छानबीन की, उनमें से 16 लोगों के रजिस्टर में नेपाल से आए हुए कामगार थे। और सर ये गुरु सिंह और भोला सिंह का नाम किसी में नहीं मिला सर। एजेंसी से कुछ पता नहीं चलेगा। ये लोग एजेंसी के थ्रू आए ही नहीं थे। गुरु सिंह और भोला सिंह के फ़ोन रिकॉर्ड आ गए हैं कंपनी से। एक नंबर से इनके फ़ोन पर बहुत सारे कॉल्स आए और इन्होंने भी उस नंबर पर कॉल किए हैं। किसका नंबर है? नकुल बहादुर नाम का आदमी है, चेंबूर में। नकुल बहादुर तो 2 दिन से आया नहीं साहब इधर। गुरु सिंह और भोला सिंह के साथ उसकी दोस्ती थी, उन दोनों को जानते हो? नहीं साहब, नहीं जानता। नकुल बहादुर को भी ठीक से नहीं जानता मैं। अभी 6 महीने हुए साहब उसे यहाँ पर आके। पर तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ से आया था, इस वक्त कहाँ है? कुछ नहीं पता ना तुम्हें? पापा, मैं जब भी काम के सिलसिले में ओवरसीज जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है यार। कैसी फीलिंग? मतलब मैं यहाँ से हजारों मील दूर प्रदेश में और तुम तीनों यहाँ पर अकेले। अरे हम तीनों को क्या होने वाला है? सब कुछ इतना परफेक्ट तो है। हाँ लेकिन अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो? अगर इमरजेंसी हो भी गई तो इतने सारे लोग हैं हमारे आसपास, नेबर्स हैं, रिश्तेदार हैं, और तुम जयराम को भूल गए, अपना ऑल इन वन जयराम। ये सब बेकार की बातें सोचना बंद करो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो और सही सलामत वापस आ जाओ, ठीक है? ओके माय स्वीटहार्ट, मैं यूं गया और यूं वापस आया। पापा, पापा मैं आऊँ आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने? नहीं, बिल्कुल नहीं। एयरपोर्ट मतलब लेट नाइट, और फिर सुबह स्कूल बंक करनी पड़ती है शशांक।
पापा मम्मी को बोलिए ना। देखो बेटा, होगा तो वही इस घर में जो तुम्हारी मम्मी चाहेंगी। है और मम्मा ये चाहती हैं कि आप अभी नाइट ड्रेस चेंज करेंगे, ब्रश करेंगे एंड लाइट्स ऑफ, चली जाइए। ओके ओके पापा, आप है ना आईपॉड लाना मत भूलिएगा। ओके मेरे बाप, नहीं भूलूंगा नहीं भूलूंगा नहीं भूलूंगा। हम जाओ सो जाओ जाके। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जयराम, भाभी और बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखना, ठीक है? साहब ये भी कोई कहने की बात है। और आप भोला और गुरु को कह देना कि ज़्यादा छुट्टियां ना मारे। मैं वार्निंग दे दूंगा साहब। ठीक है, वार्निंग दे देना तुम। भोला और गुरु को इस घर में काम करते हुए 3 साल तो हो चुके थे, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि 3 साल से ये दोनों इस हत्याकांड की साजिश रच रहे थे। इस जुर्म के 4 दिन बाद मुंबई पुलिस को गुरु और भोला सिंह की लोकेशन के बारे में एक सुराग मिला। सर 1 घंटे पहले दिव्या का मोबाइल ऑन हुआ है। कहाँ से? नेरुल। निकलते हैं सर, पहुंचते पहुंचते एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। टीम तैयार करो तुरंत। तैयार है सर, बाहर है। ठीक, ओके थैंक्स सर। नेहरू नगर चल। नेरुल। पकड़ रहे हैं सर, ये नकुल बहादुर भोला और गुरु का साथीदार था, जिसने दिव्या का मोबाइल एक एसएमएस भेजने के लिए इस्तेमाल किया था। यह एसएमएस इस गिरोह के लिए यमराज बनकर उनके दरवाजे पर पुलिस की दस्तक को ले आया। हमसे गलती मत करवा, चुपचाप बता दे 3 लोग कहाँ है, वरना तुझे मार दूंगा मैं गलती से। बता। वो तीनों नांदेड़ में साहिब, और वहाँ से मुल्क जाने वाले थे। मुल्क कहाँ है? हिंदुस्तान में या नेपाल में? नेपाल में है साहब, नेपाल में, पोखरा जिला साहब। साले गुरु भोला, तुम दोनों ने कहा था घर में बहुत माल पड़ा है। अरे यार हम लोगों को लगा माल बहुत है तिजोरी में। जब भी तिजोरी खोलती थी हमें ठीक से दिखता नहीं था यार। तिजोरी भारी थी तो हमने सोचा माल भी भारी होगा। ये लफड़ा जो है ना, हमको बहुत भारी पड़ेगा देखना। भागने में, छुपने में, हर तरीके से। हमारे पास पैसे नहीं और हर चीज के लिए नोट लगते, और हम हैं कड़के। कड़के तो वो लोग थे साले, बाहर से इतनी चमक धमक, 2-2 गाड़ियां, बड़ी बड़ी बातें, और साला तिजोरी में अंडा। सिर्फ 5,000 रुपए और ये 4 आने वाले जेवर हाथ में है। यार बहुत बड़ी भूल हो गई हम लोगों से, और फालतू में सबके सर 2-2 मर्डर लग गए। चलो माना, कैसे भी करके हम लोग नेपाल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे जाके करेंगे क्या? अरे भूखे मरना पड़ेगा उधर भी। क्या क्या सोचा था यार, क्या निकला है नसीब में। पूरे 3 साल की मेहनत बेकार गई है। सोच के अभी कोई फायदा नहीं, समझ गए? एक काम करो, यहाँ से सीधा नांदेड़ निकलो। वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, एकदम चुपचाप रहने का, कुछ नहीं बोलने का, समझा? ये दिखा, देखता हूँ इस सोने का कितना पैसा मिलता है मुझे, ठीक है? जैसा ही पैसा हाथ में आता है मैं सीधा नांदेड़ आता हूँ, ठीक है? और वहाँ से हम लोग सीधा भागेंगे नेपाल। नेपाल? अबे टुकुर टुकुर देखते क्या हो? हाँ? लाशें पुलिस के हाथ लगते ही वो हमारे पिछवाड़े में आग लगाएगी, आग, और हमको भागना पड़ेगा कुत्तों की तरह, समझा? देखो, इससे पहले कि पुलिस हमारे तक पहुंचे ना, हमको यहाँ से भागना है सीधा नेपाल, और नेपाल जाके एकदम गायब। चोरी के माल से कुछ नहीं मिला साहब, सारा प्लान चौपट हो गया। फिर हमने सोचा कि नेपाल भाग जाए, लेकिन वो प्लान भी चौपट हो गया। वैसे नेपाल जाने का रूट क्या सोचा था? नांदेड़ से पुणे साहब, पुणे से दिल्ली, दिल्ली से गया, गया से नेपाल बॉर्डर पर पैदल जाने वाले थे साहब। पूना में कब और कहाँ मिलने वाले थे? पुणे हाईवे पे ढाबे के पास मिलने वाले थे साहब। वैसे ही होगा। कल शाम तुम चारों लोग मिलोगे, लेकिन मुंह खोलने की कोशिश की तो याद रखना, उस मैडम को जैसे मारा था वैसे तुझे मैं मारूंगा, समझे? फोन लगा, फोन लगा।
हाँ नकुल, वहाँ सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। जेवर बिक गए 40,000 रुपये में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कल का क्या करना है? कल पूना हाईवे पे शाम को 6 बजे मिलना है हमको। वापस नेपाल क्या जाना है यार, यहीं ठहर जाते हैं ना। पागल हो गया क्या? मुंबई पुलिस हमारे को ऐसे ढूंढ रही है जैसे कोई पागल कुत्ते को ढूंढता है, समझा? अगर हाथ में आ गए ना तो हमारे को मार डालेंगे, इसलिए हम नेपाल ही भाग जाते हैं। समझ गया ना? समझा। वहीं से फिर हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। हाँ, तीनों जन। ठीक है यार, एक अच्छी खबर है, जेवरों के पैसे ठीक ठाक मिले। और बुरी खबर? बुरी खबर यह है कि पुलिस हमारे खून की प्यासी है, कल के कल ही निकलना पड़ेगा। चलो भाई, कितना हुआ? सर ये रहे तीनों। शेख, तुम इसके साथ इधर ही बैठना और चिल्लाने की कोशिश करे तो टेटवा दबा देना साले का। और बाकी के सब लोग ढाबे को घेर लो, जल्दी। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है नकुल को पुलिस ने पकड़ के रखा हुआ है। जाग बिछा रखी है हमारे लिए। भाग यहाँ से, भाग भाग। नेपाल में अपने गांव पहुंचने से पहले ही मुंबई पुलिस ने इन चारों अपराधियों को धर दबोचा। अगर ये चारों बॉर्डर क्रॉस कर जाते तो इन्हें मुंबई की अदालतों में वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। ये चारों नेपाली नागरिक थे और पिछले 3 सालों से उन्होंने इस हत्या की बारीकी से प्लानिंग की थी। दो चकाचक गाड़ियां, बहुत माल है गुरु। अरे इतना बड़ा तिजोरी है घर में। कितना माल है तेरे सेठ की तिजोरी में? वो तो मालूम नहीं, लेकिन साहब जब भी मेम साहब को पैसा देता है वो फटाक से तिजोरी में डाल देती है। हर 2 महीने में सेठ बाहर गांव जाता है। सुना है बाहर जाने का ही 50-60 हजार रुपये लगता है। मतलब बहुत पैसा कमाता है इनका साहब। अगर हर एक के पास 2-2 लाख रुपए आ जाता है तो लाइफ सेट है नेपाल में। वैसे भी इस शहर में कुछ नहीं रखा, सारी ये भी कोई जिंदगी है। लूट लेते तेरे सेठ की तिजोरी को। अरे मैंने सुना है सेठ अगले हफ्ते 1 हफ्ते के लिए बाहर गांव जा रहा है, और वो छोटे साहब है ना, वो कुछ पॉट लाने की बात कह रहा था। अबे आईपोड ढक्कन। हाँ, ये होता क्या अबाउट? महंगा फोन। जो भी है यार, पैसा आएगा ना हमारे हाथ में, साला हम भी आईपोड लेंगे। खरीदेगा? खरीदेगा। देखो गुरु भोला, कल पूरे घर की साफ सफाई करनी है हमें, ठीक है? जी मैम साहब। घर के पर्दे भी बदलने, बहुत मैले हो गए हैं। हो जाएगा मैम सर। डस्टिंग से शुरू करना। दोपहर में मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, उस वक्त टीवी बिल्कुल मत देखना। कल के कल ही मुझे सारा काम खत्म करना है, ठीक है? समझा मैम साहब। सब समझ गए मैम साहब। जयराम मैम साहब को मारने का कोई इरादा नहीं था साहब। प्लान ये था कि जैसे मैम साहब 2 बजे घर से बाहर जाएंगे, हम पूरा घर साफ कर लेंगे और फूट लेंगे। साहब मैं और भरत नीचे इंतज़ार कर रहे थे साहब, मैम साहब का, उन पर नज़र रख रहे थे, लेकिन मैम साहब ने सब गड़बड़ कर दी साहब। वो अकेले ही निकल गई बिना जयराम के। अच्छा जयराम, मैं होंडा सिटी लेके जा रही हूँ,
और अगर मुझे आने में देर होगी ना तो बच्चों को वैगन आर में लेके आ जाना, ठीक है? जी मैम। प्रॉब्लम हो गई यार। हाँ, क्या प्रॉब्लम हो गया? क्या जयराम को मार? अरे यार कोई और चारा भी तो नहीं था। तब तेरी की एक काम कर, अभी के अभी फटाफट जितना भी माल निकलता है हाथ में लेके वहां से निकल जा अभी अभी। अरे मैं नजर रख रहा हूँ, मैं तेरे को क्या बोला वो काम कर। क्या हुआ? लफड़ा? यार जयराम को मार दिया यार लोगों ने। यार सिर्फ 5,000 रुपए। साले तूने तो कहा था मेम साहब सारा पैसा इसमें रख दिया। अरे सिर्फ मैंने बोला था, तू भी तो यहाँ नौकरी करता है। ये क्या हो गया गुरु? फालतू में जयराम को मार दिया। क्या हो गया यार? और हाथ में कुछ नहीं आया। क्या करें अब? सिग्नल नहीं मिल रहा यार। जल्दी जल्दी मेम साहब ऊपर निकल गई। लग गया। हाँ हेलो। अरे नकुल यार, सारी तिजोरी खाली पड़ी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या तिजोरी गई खड्डे में? तू वहां से फुट तो तुम्हारी मेम साहब दरवाजे के पास पहुंच गई है। क्या भग रहा है तू? हाँ जल्दी निकल वहां से। साहब, हम लोग बहुत डर गए थे। एक मर्डर तो पहले कर चुके थे हम लोग। इसलिए डर के मारे थर थर कांपते हुए तुम लोगों ने एक अकेली औरत को जान से मार डाला। हाँ? कसम से साहब, बहुत फटी पड़ी थी साहब। मेम साहब चिल्लम चिल्ली करती तो पकड़े जाते ना साहब। लेके जाओ इन्हें। तीन साल इंतजार किया, घर काम किया, फिर उसी घर के 2 लोगों को जान से मार डाला। सर इनका वेरिफिकेशन भी करते तो कोई फायदा नहीं होता। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो था नहीं, पहला केस था इनका। वही तो, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट तो कोई भी देगा वाघ, पर नियत का सर्टिफिकेट कौन देगा? तुम्हारे पति जयराम ने हमारे घर की बहुत लगन से सेवा की है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब से तुम और तुम्हारे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है। ये लीजिए चाचा जी, आपके बेटे ने पैसे भेजे। बड़ी मेहरबानी बेटा। कुछ खबर है क्या उसकी? बरसों बीत गए, एक फोन तक नहीं किया उसने। आप टेंशन मत लो चाचा जी, आपको तो पता ही है वो मोबाइल रखता नहीं पहले से। गुजरात गया है किसी काम से, बिजी है आजकल। अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। लेकिन बेटा, हाँ, हो सके तो हमारा एक संदेशा उसको पहुंचा देना जी। उसके भेजे हुए पैसों से हमारे दिन तो ठीक ठाक कट जाते हैं बेटा, लेकिन रातें नहीं कटती। उसकी यादें, उसकी फिक्र दोनों मिलकर खून चूस जाते हैं हमारा।
साल 2003 से लेकर साल 2011 8 साल से एक बेटा रायगढ़ महाराष्ट्र के महाड कस्बे का रहने वाला अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे भेज रहा था। वो बेटा 8 साल से अपने घर नहीं गया था और एक बार भी उसने अपने माँ बाप से फोन पर बात तक नहीं की थी। बूढ़े माँ बाप के लिए यह एक दस्तक थी कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। अगस्त 2011, मुंबई, महाराष्ट्र। अबे तो मैं क्या करूं? आज तारीख क्या है? आज क्या तारीख है? देवेंद्र सेठ साला अब भी मस्ती में घूम रहा है। हेलो हेलो काका, रफीक बोल रहा हूँ, साईनाथ का दोस्त। काका वो झरना केमिकल्स में मैं और साईनाथ एक साथ काम करते थे ना। हाँ 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 हाँ, जोगेश्वरी वाला रफीक। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ काका। काका वो साईनाथ कैसा है? साईनाथ पता नहीं बेटा, पर वो अच्छा ही होगा ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग। क्या मतलब काका? अरे उसका सेठ देवेंद्र साहब, उसने कहा कि साईनाथ ठीक है और गुजरात में कहीं काम कर रहा है। साईनाथ हर महीने पैसे भेजता है, लेकिन इतने सालों से हम मिले तक नहीं है उसको। क्या बोल रहे हो काका आप? क्यों, क्या बात है? कोई खबर है क्या? रफीक बोलो, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है? साई बोल रफीक बोल। काय झालं माझ्या साईला? अरे त्याला कैसा है रे मेरा साई, बोलना। काय झालं माझ्या साईला? काय झालं? सांगा ना, मला सांगा ना। रफीक तू बोलता क्यों नहीं? काका थोड़ी देर में फोन करता हूँ, वो लाइन में प्रॉब्लम है। क्या बात है रफीक? नहीं, एकदम नर्वस दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं यार, रोजा खोलो। भेजे को कुछ खाया जा रहा है यार। नमस्ते काका। अरे नमस्ते बेटा। काका वो साईनाथ घर पे है? अंदर आओ, अंदर। आराम से लेट जाइए। यार रफीक, आई की हालत तो देख ही रहा है, इसीलिए कल मैं जा नहीं पाया था और मुझे रुकना पड़ा यहाँ पे। बेटा रफीक, मैंने साईनाथ से कहा था कि एक और दिन रुक जाओ। 1 महीने से इसकी शक्ल नहीं देखी। कोई नहीं काकी, वो साईनाथ को लेके सेठ थोड़ा टेंशन में आ गया था, इसलिए साईनाथ को देखने के वास्ते आ गया मैं। आई बाबा, आज मुझे मुंबई वापस जाना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी काम है। और बाबा, आई को टाइम पे दवा देते रहना और आई का ख्याल रखना। जैसे ही काम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा। आई बेटा साई, एक और दिन रुक जाओ ना। रफीक तुम भी रुक जाओ। नहीं काकी, फिर कभी। क्या है ना, साईनाथ के बिना सेठ का काम एकदम ठप पड़ जाता है और फिर आज की आज वापस जाने का है। रफीक, आई को यार इस हाल में छोड़कर आना बहुत खराब लग रहा है भाई। तू आज नहीं आता ना तो बहुत कुछ खराब हो जाता। देवेंद्र सेठ का भेजा बहुत गर्म है।
पहले उसे मुंह दिखाते हैं, बाद में काम पे चलते हैं। मेरे भाई अब बोल भी दे, ये क्या टेंशन है तेरे चेहरे पर? यार अशफाक, पिछले 8 साल से पेट में गांठ बांध के रखी है, अब और नहीं रख सकता यार। कैसी बात और कैसी गांठ? आज मैंने देवेंद्र सेठ को देखा, वही मेरा पुराना सेठ, वही ना जो तेरे अभी के सेठ का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था। हाँ हाँ वही। तो उसको देखकर तुझे क्या प्रॉब्लम होने लगी? रफीक, तूने कहीं उसका पैसा तो गोल नहीं किया है ना? नहीं रे। देखो रफीक, रमज़ान के इस पाक महीने में तुम्हारा ज़मीर तुम्हें आवाज़ दे रहा है। जो कुछ तुमने किया है उसे कबूल करने का वक्त आ गया है। छाती पर का पत्थर फेंक दो। बहुत डर लग रहा है अशफाक। डर किस बात का रफीक? अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया है। देखो, मेरी पहचान का एक पुलिस कांस्टेबल है क्राइम ब्रांच में, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। अब नामदेव बावकर नाम है उसका। सर फाइल टेबल पे रख दे। सर एक बात है सर। हाँ बोलो। सर हमारे एक दोस्त का दोस्त है, 8 साल पहले का, उसे एक गुनाह कबूल करना है। गुनाह? किया क्या था उसने? शायद मर्डर। शायला, लोग साइकिल की चोरी करके गुनाह कबूल नहीं करते हैं, और वो मर्डर कबूल करने चला है, वो भी 8 साल पहले का। क्रैक तो नहीं हो गया? खैर आने दे उसे। सर वो यहाँ पर नहीं है, अजमेर शरीफ गया चादर चढ़ाने के लिए। दोस्त बोला आते ही कांटेक्ट करेगा। रफ़ीक नाम है साहब उसका। ईद के दिन लौटेगा ऐसा उसने बोला। ठीक है, तभी बात कर लेंगे। वैसे केस के बारे में कुछ बताया उसने? तुम्हारे दोस्त ने? सर ये रफ़ीक और साईनाथ झरना केमिकल्स कंपनी में काम करते थे, जो जोगेश्वरी में। फिर? सर साईनाथ महाट का रहने वाला है। सर जो साईनाथ है पिछले 8 साल से अपने घर नहीं गया है। क्या? साईनाथ के बूढ़े माँ बाप को लगता है कि उनका बेटा साईनाथ मुंबई में किसी देवेंद्र राठी के यहाँ सर्विस करता है। ये देवेंद्र राठी कौन है? सर कपड़े का व्यापारी है, और पहले झरना केमिकल्स कंपनी में पार्टनर था किसी परेश चंदोला नाम के आदमी के साथ। अच्छा, ये साईनाथ की स्टोरी क्या है? सर इसके आगे तो कुछ पता नहीं, पर सर इतना मालूम है कि रफ़ीक जिसे गुनाह कबूल करना है उसका इस साईनाथ से कुछ न कुछ लेना देना है। सर साईनाथ मिसिंग है, डेड है, कुछ पता नहीं सर। अब ये आदमी सामने से जुर्म कबूल कर रहा है तो हमें सारी की सारी डिटेल्स तो देगा ही है। अब ऐसे केसेस रोज रोज तो आते नहीं है नाम थे, आने दो उसे। अगस्त 2011 रमजान के पाक महीने में रफीक नाम के ड्राइवर ने एक गुनाह कबूल करने की ठान ली। रफीक ने फैसला तब लिया जब उसने अपने पहले मालिक देवेंद्र राठी को अचानक देख लिया। ईद की नमाज के बाद रफीक पुलिस के सामने पेश होने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही अपनी तहकीकात शुरू कर दी थी। होए साहब, साईनाथ मेरा इकलौता बेटा है। और 8 साल से आप उसे कभी मिले नहीं? साहब, 10 साल पहले साईनाथ जब पहली बार मुंबई गया तो साल में मुश्किल से एक दो बार वो आया था। 8 साल से आया ही नहीं, पैसे हर महीने भेजता रहा। आपने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? साईनाथ पैसा भेजता रहा तो लगा कि वो अच्छा ही होगा। हर महीने भेजता है? हाँ, हर महीने के 6 तारीख को भेजता था वो। पर फोन कभी नहीं किया? साहब मोबाइल फोन तो रखता ही नहीं है वो। आप कहते हैं कि आपको लगता है कि साईनाथ अच्छा ही होगा। हाँ। और 8 साल पहले आपने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी की थी, सही कह रहा ना? हाँ, की थी साहब। आई, मैं वहाँ पे जाके 2 दिन में सारा काम खत्म कर लूंगा और फिर एक लंबी सी छुट्टी लूंगा और पूरे हफ्ते में लोग साथ में रहेंगे, ठीक है? 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, साईनाथ आया ही नहीं। लेकिन आप तो कह रहे थे कि वो मुश्किल से साल में 1 या 2 बार आता है, लंबे लंबे अरसे तक गायब रहता है, आदत थी उसकी। हाँ साहब, उस वक्त मुझे एक फोन आया था। किसका? नाम नहीं बोला। बोला क्या? वो बोला साईनाथ मुंबई में नहीं है,
और साइनाथ किसी खतरे में है। अरे भाई पहले तुम अपना नाम तो बताओ। नाम छोड़ो, काम की बात सुनो। पहले बोलो साइनाथ घर में है? वो यहाँ कैसे होगा, वो तो हमेशा मुंबई में होता है। इस वक्त वो मुंबई में नहीं है। तो फिर? ये जाकर तुम ढूंढो। बस इतना जान लो कि साइनाथ की जान खतरे में है। जल्दी कुछ करो। हेलो 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 हेलो, काय झालं? सब ठीक तो है ना? झरना केमिकल नाम की कंपनी है, जोगेश्वरी इलाके में कहीं है। जिसने आपको फ़ोन किया था उसने अपना नाम बताया? मैंने पूछा भी तो उसने मना कर दिया और फिर बीच में टेलीफोन काट दिया। हो सकता है किसी ने आपके साथ मजाक किया हो। साहब, मुझ गरीब बूढ़े के साथ में कोई क्यों मजाक करेगा? साहब, साइनाथ मेरा इकलौता बेटा है, मेरी मदद कीजिए साहब। अच्छा तो मिस्टर देवेंद्र राठी, आप कह रहे हैं कि आपने साइनाथ को आपके काम के लिए गुजरात भेजा है? कोई पहली बार नहीं गया सर, हमेशा जाता रहता है। साइनाथ मेरा खास आदमी है, उसके माँ बाप खामखा डिसीजन ले रहे हैं। बिलीव मी सर, सब सही है। साइनाथ 2-4 दिन में इधर लौट आएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं खुद उसे महाड़ पुलिस स्टेशन ले आऊँगा। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू। चलो। ठीक है, तू मुझे मत समझा, मैं अभी उसके बाप को फोन करता हूँ, ठीक है? हेलो दीनानाथ जी, देवेंद्र बोल रहा हूँ, देवेंद्र राठी, साइनाथ का सेठ। नमस्ते साहब। ये क्या है दीनानाथ जी, आपने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी? गलत मत समझना साहब, लेकिन मुझे मेरे बेटे की फिक्र है। तो सीधे पुलिस के पास चले गए आप? अरे मुझे फोन कर दिया होता फैक्ट्री में, फैक्ट्री का नंबर तो है ना आपके पास? मैंने फैक्ट्री में फ़ोन किया था साहब, किसी ने आपसे बात करने दी नहीं मुझे, और साइनाथ की कोई खबर भी नहीं दी। तो मैं आपको खबर देता हूँ, साइनाथ गुजरात गया हुआ है ऑफिस के काम से। वहाँ अच्छा तो है ना? बहुत अच्छा है, मेरे खास आदमियों में से है साइनाथ। 3 साल से मेरे लिए काम करता है, मैं उसकी ठीक ठाक खबर रख रहा हूँ, और मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दोबारा ऐसा कभी भी हो तो पुलिस के पास मत जाइएगा, सीधे मुझे फोन करिएगा। ठीक है साहब। अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखना। अभी तूने कैसे बात की साईं के बाप के साथ? परेश प्लीज, मुझे तेरा बार बार का लेक्चर देना बंद कर, समझा? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब संभालूंगा। ओके? साहब, मुझे मेरी कंप्लेंट वापस लेनी है साहब। क्यों? उसके मालिक देवेंद्र सेठ ने सामने से फ़ोन कर मुझे बोला है। अब उनके खिलाफ मैं कंप्लेंट चालू रखना नहीं चाहता साहब, मेरी कंप्लेंट मैं वापस लेने आया हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना साहब, ये कहीं भेड़िया आया ऐसे कहानी ना बन जाए। कल को अगर आपका बेटा वाकई गायब हो जाएगा ना, तो आपकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। इस बात को 8 साल हो गए, और इन 8 सालों में आपने साइनाथ को कभी नहीं देखा, कभी बात नहीं हुई? जी नहीं। हाँ, हर महीने अलग अलग आदमियों के हाथों से पैसे पहुंच जाते हैं। काका नमस्ते, साइनाथ ने पैसे भेजे इस महीने के। हाँ। चाचा, साइनाथ पैसे भेजा है। नमस्ते काका। हम हर आने वाले को पूछते हैं, कहाँ है हमारा साईं, कब आ रहा है? सब बोलते मुंबई के बाहर गुजरात में है, यहाँ है, वहाँ है। और वो पैसा भेजता रहा तो सोचा उसे कुछ हो ही नहीं सकता। अभी 2 दिन पहले उसके दोस्त रफीक का फोन आया था, पूछ रहा था सब ठीक तो है ना? साहब, ये दीनानाथ ने महाट पुलिस स्टेशन से कंप्लेन वापस ले ली थी। हो सकता है उन लोगों ने फाइल क्लोज कर दी हो। सर, छानबीन पूरी ही नहीं हुई होगी। ऐसा भी हो सकता है नामदेव, लेकिन तुम्हें लगती है थोड़ा अजीब सी बात है। साइनाथ 8 सालों से पैसे भेज रहा है, लेकिन शक्ल नहीं दिखा रहा है। सर, कल ईद के चांद निकलने का ऐलान होने वाला है,
मतलब परसों सुबह ईद की नमाज के बाद ये रफ़ीक अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि देवेंद्र परेश को हाजिर करो। थोड़ा नंगा करना पड़ेगा इन सालों को, बहुत कुछ छुपा रहे हैं हमसे। झरना केमिकल्स हम पार्टनरशिप में चलाते थे, लेकिन 2005 के बाद हम अलग हुए। ये साइनात और रफ़ीक आप दोनों के यहाँ पे काम करते थे झरना केमिकल्स में? दोनों हमारी कंपनी के ड्राइवर्स थे, लेकिन 2005 में जब कंपनी स्प्लिट हुई तो रफ़ीक मेरे साथ और साइनाथ देवेंद्र के साथ आ गया। मिस्टर देवेंद्र जी, साइनाथ कहाँ है? भोपाल, मेरे किसी काम से गया है। बात कराएंगे? श्योर। हाँ इंगोले। हाँ सर। साइनाथ पहुंचा क्या दुकान पे? यही है, साइनाथ सामने ही बैठा है मेरे। फोन दे उसको। लीजिए। हेलो, साइनाथ रेवकर? जी सर, मैं साइनाथ रेवकर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं सर? पुलिस। तो तुम मोबाइल नहीं रखते? नहीं सर, पसंद नहीं है, और वो बटन जमता नहीं सर मेरे को। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मायावती रेवकर। सर मेरी माँ का नाम मायावती रेवकर है और बाप का नाम है दीनानाथ रेवकर। मैं महाट का रहने वाला हूँ, जिला रायगढ़। कुछ बात है सर? बात हो गई, कुछ सवाल थे, जवाब मिल गए। थैंक यू। ये क्या है सर? साइनाथ के बारे में कभी भी कोई भी कंप्लेंट होती है आप हमें बुला लेते हैं क्वेश्चनिंग के लिए? मिस्टर देवेंद्र, 8 साल पहले आपने रफ़ीक को महाट भेजा था साइनाथ को घर से ऑफिस लाने के लिए। हाँ भेजा था। ऐसी क्या एजेंसी आ गई थी मिस्टर देवेंद्र कि आपको साइनाथ को बीमार माँ को छोड़कर यहाँ बुलाना पड़ा? हमारी कंपनी में 2 ही भरोसे के आदमी थे, साइनाथ और रफ़ीक। मुझे एक अर्जेंट कैश की डिलीवरी करवानी थी भुज गुजरात में, इसलिए मैंने रफ़ीक को भेजा था साइनाथ को बुलाने के लिए। तो आपने रफ़ीक को भुज क्यों नहीं भेजा? रफ़ीक को परेश भेजना चाहता था अपने किसी काम के लिए बेंगलोर, इसलिए मुझे साइनाथ चाहिए था। अच्छा मिस्टर देवेंद्र, वो अभी आप जहाँ बात कर रहे थे भोपाल में, मेरी दुकान का नंबर है। मुझे वहाँ का एड्रेस चाहिए। तो सर अब हम जा सकते हैं? जा सकते हैं, अभी के लिए। थैंक यू। कहा था ना तुझे, अपनी ईगो और गुस्से को काबू में रखा कर, नहीं तो एक दिन ले डूबेगा हम दोनों को। तू रहने दे परेश, जब हम पार्टनर्स थे तब बहुत सारे लेक्चर सुने हैं तेरे, अब नहीं। ओके? तू 4 आना भी चेंज नहीं हुआ ना, वही लेवल पर सोचता है, वही लेवल पर पेश आता है। सर मैंने भोपाल पुलिस को संदेश भेजा है सर, दुकान में जाकर साइनाथ की तस्वीर खींच कर लाने के लिए। साइनाथ वहाँ हो गए नहीं। देवेंद्र के सारे वर्कर्स एक ही आवाज़ में बात करते हैं, वो वही बोलते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सवाल एक होता है लेकिन जवाब 10 मिलते हैं। नामदेव, मुझे तो डाउट है कि कहीं साइनाथ के साथ कुछ हुआ ना हो जिसे सब मिलकर छुपाना चाहते हैं। खैर, वो रफ़ीक की क्या खबर है? सर रफ़ीक की बीवी राबिया से मैंने बात की थी, वो बोली कल वो अजमेर से निकलने वाला है। एक बार और सोच लेते बेटा। 8 सालों से सोच ही रहा हूँ अब्बू, अब सोचना बंद, जीना शुरू। अरे कैसा जीना, और हमारा क्या? कम से कम एक आखिरी बार हम सब के बारे में सोच तो लेते। खुदा है ना इन सब के लिए, जो मुझसे सच बुलवाकर मुझे संभाल रहा है, आप लोगों को भी संभालेगा। अरे जब इन 8 सालों में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अचानक से आपको क्या हो गया? राबिया, ये मत बोलो कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 8 सालों से घुट घुट के जी रहा हूं मैं, घुट घुट के, हर रात राबिया, हर रात। आज सबसे पाक दिन है, आज मैं अपने सारे गुनाहों के दाग धो दूंगा। खुदा ने रफीक के घायल जमीर पर मरहम लगाकर उसे मजबूत किया। 8 साल के बाद उसे ताकत मिली थी कि वो खुदा और कानून दोनों के सामने एक संगीन जुर्म का इस्तकबाल करे। ईद के पाक मौके पर
रफीक क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गया। 3 दिन पहले तुमने साइनाथ के पिता दीनानाथ को फोन किया था साइनाथ का हालचाल पूछने के लिए। जी। 8 साल पहले दीनानाथ को एक फोन आया था। कॉलर ने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ एक वार्निंग दी थी कि साइनाथ खतरे में है। वो फ़ोन भी मैंने ही किया था साहब। मुंबई से बोल रहा हूँ। अरे भाई पहले तुम अपना नाम तो बताओ। नाम छोड़ो, काम की बात सुनो। पहले बोलो साइनाथ घर में है? वो यहाँ कैसे होगा, वो तो हमेशा मुंबई में होता है। नहीं है वो खतरे में है। जल्दी से उसे ढूंढो, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी। तुम ही गए थे ना साइनाथ को उसके घर से लेने के लिए, और फिर 2 दिन बाद तुमने उसके बाप को फोन किया और कहा कि उसकी जान खतरे में है। बरोबर बोला साहब। फिर तो तुम्हें मालूम होगा कि साइनाथ के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और अब वो कहाँ है, या फिर वो है ही नहीं। उस टाइम देवेंद्र सेठ को 25,000 रुपये देने थे एक रायगढ़ की पार्टी को, और डिलीवरी साइनाथ को करनी थी। रायगढ़ में देवेंद्र भाई हैं जी। कल सुबह तक ये पैकेट उनके हाथ में होना चाहिए किसी भी हालत में। पहुंच जाएगा साहब, रायगढ़ तो अपना इलाका है। चलो। लेकिन दूसरे दिन देवेंद्र सेठ को गोवर्धन सेठ का फ़ोन आया। उनको 25,000 की डिलीवरी मिली ही नहीं थी। क्या कर रहा है देवेंद्र? अरे वो साइनाथ कहीं फंस गया होगा। नहीं, साला मेरे भरोसे पे थूक के गया, वो भाग गया मेरे पैसे लेके। क्या हुआ सेठ? वो साइनाथ का घर जानता है? हाँ जानता हूँ ना, वो जोगेश्वरी में। अबे यहाँ वाला नहीं, उसके बाप का घर महाड़ गांव में, जानता है? हाँ वो भी जानता हूँ। अब भी कभी वहां जा और साले की नाक में रस्सी डाल के घसीटते हुए यहाँ लेके आ। लेकिन क्यों सेठ? मेरे पैसे लेके भाग गया वो। अगर वो ना मिले तो उसके माँ बाप को घसीटते हुए लेके यहाँ पे सालों की खाल उधर के रख दूंगा मैं। साले बुड्ढे चीखेंगे तो वो चूहा बिल से पैसे लेकर निकल आएगा बाहर। सेठ कोई गलत फहमी हुई होगी। अबे तू जाता नहीं यहाँ से, निकल। साहब, साइनाथ मेरे को बोला था कि रायगढ़ की डिलीवरी के टाइम अपनी माँ से मिलता हुआ जाएगा। मेरे को यकीन नहीं था साहब कि वो पैसा लेके गायब हो सकता है, पर देवेंद्र सेठ के बोलने पे मैं चेक करने के वास्ते गया। यार रफीक, ये रायगढ़ वाली डिलीवरी ना पहले कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं मुंबई। मेरे भाई पहले से बहुत गर्म है वो। तू एक काम कर, मेरे साथ मुंबई चल। बात की बाद में देखेंगे यार। चल मुंबई चल। साले आई समझ सेठ जी, मेरी आई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी सेठ जी। मैं सिर्फ 1-2 घंटे के लिए घर चला गया था। मैं तो कह रहा था कि रायगढ़ वाली डिलीवरी कर लेते हैं, ये पैसे है ना सेठ जी, ए देवेंद्र, चल माफ कर दे। अरे क्या माफ? बोला था ना तेरे, बोला था ना डिलीवरी अर्जेंट है, बोला था। बोला साला मेरे धंधे की ड्यूटी पे मूतता गया सर। तू गलती हो गई, गलती हो गई साले। देवेंद्र सेठ शुरू से ऐसा ही आदमी था। नौकर को पैर की जूती भी नहीं समझता था, बल्कि जूती पे लगा हुआ कचरा समझता था। कम पगार, काम ज्यादा, छुट्टी एक भी नहीं। सांसें भी गिन गिन के लेनी पड़ती थी। माँ की बीमारी की वजह से एक दिन काम में लेट हो गया था साइनाथ। कोई पैसा वैसा नहीं चुराया था मेरे दोस्त ने। बहुत संत आदमी था साहिब, बहुत संत आदमी था। जान से मार दिया तूने उसको? अच्छा हुआ मर गया साला चोर। चोर नहीं था वो, तू भी जानता है। तो गया, अब मुर्दे से माफी मांगो। चले नाटक कम नहीं, ये तेरा रोना धोना है ना, किसी और दिन के लिए संभाल के रख, समझा? उठना साइनाथ। इसकी लाश को ठिकाने लगा। चल, इसकी मौत का बिल तेरे नाम पे फाड़ सकता हूँ। पुलिस मेरी जेब में है, तेरे पे चार्ज लगाएगी कि पैसे के लिए तूने इसका खून किया। साला सारी उम्र वो जेल में ईद मनाना तू। बोल क्या पसंद है, ठिकाने लगा इसको। डर गया था साहिब, बहुत डर गया था। उस टाइम कुछ सोच नहीं रहा था। जैसा देवेंद्र सेठ बोला ऐसा ही किया साहिब। लाश ठिकाने लगा दी? साइनाथ की बॉडी को गाड़ी में डाल के कसारा घाट ले गया। साइनाथ की बॉडी को कसारा घाट में फेंक दिया साहब।
मैं जानता था जो मैंने किया है बहुत बड़ा गुनाह है, पर सामने से कबूल करने में डर लगता था सर। फिर भी मैंने कसारा घाट पुलिस को फोन किया कि खाई में बॉडी है, नहीं तो मेरे दोस्त को चील कौवे खा जाते सर। कसारा पुलिस स्टेशन में फोन करो, हम वहां पहुंच रहे हैं। सर। सर, यही है सर। ये 2003 का केस है। इस केस के बारे में डिटेल में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद था कि इसकी बॉडी बहुत बुरी तरह ख़राब हो गई थी और इसकी बॉडी पे कोई शिनाख्त नहीं था। हाँ इंस्पेक्टर, साईनाथ को देवेंद्र ने इतना पीटा कि वो मर गया। और तुमने मर्डर जैसे जुर्म को छुपाने की कोशिश की। भागीदार हो तुम इस जुर्म में। ये गलत है सर। मैं पहले से ही देवेंद्र के तरीकों से सहमत नहीं था, और जब उसने साईनाथ को मार डाला मैंने उससे सारे नाते तोड़ दिए, पार्टनरशिप भी खत्म कर दी। तुझे पार्टनरशिप तोड़नी है तो तोड़ दे, पर दोबारा मुझे ज्ञान देने की कोशिश की ना तो तेरा गला दबेगा। वो तो मेरा वैसे ही दबेगा, क्योंकि मैंने तेरा साथ दिया। अपना मुंह बंद रखा, करे कोई भरे कोई, सड़ेगा एक ना एक दिन तू सड़ेगा। अपना जुर्म छिपाने के लिए देवेंद्र ही साईनाथ के माँ बाप को 8 साल तक हर महीने पैसे भेजता था। हमें लगा वो हमसे नाराज है। इतना बड़ा बोझ जो बन के बैठे थे उस पे हम। नहीं काका, बहुत अच्छा आदमी था आपका बेटा, बहुत प्यार करता था आप दोनों से। हो सके तो मुझे माफ कर देना आप लोग। 8 साल बाद ही सही, लेकिन जो तूने किया है बहुत सही किया रफीक। बेटी, पुलिस ने रफीक को हिरासत में ले लिया है। रो मत बेटी, जब खुदा की अदालत ने उसे हिम्मत दी है तो इंशाअल्लाह इंसान की अदालत भी उस पर जरूर रहम करेगी। रफीक को इस जुर्म को छिपाने के चार्जेस पर सजा तो जरूर होगी, लेकिन जरा सोचिए, अगर रफीक सामने आकर इस निर्दयी हत्या का पर्दाफाश नहीं करता तो साईनाथ की मौत का रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहता। उसकी लावारिस लाश का केस पुलिस फाइलों के ढेर के नीचे होता, जहां उसे धूल तक नसीब नहीं होती। उसका हत्यारा देवेंद्र राठी खुलेआम घूमता रहता और साईनाथ के माँ बाप झूठी आस और गलत फहमियों में अपनी आखिरी सांस लेते। क्राइम पेट्रोल दस्तक रफीक जैसे बहादुरों की दाद देता है, जो अपने जमीर की दस्तक सुनते हैं, फिर चाहे जो हो जाए। फिर होगी आप सबसे मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।